ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर, भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुनाए बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की वहां किन किन से मिले, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। तो यहां हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने सरकार रखे। कांग्रेस ने साफ कहा है कि या तो सरकार स्पष्टीकरण दे, नहीं तो हम खुलासा करेंगे। कांग्रेस की इस चेतावनी से अब बीजेपी को डरने की जरूरत है, क्योंकि ये सब समझ रहे हैं कि 3 कद्दावर लोगों का अपने पदों से अचानक हट जाना महज प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़े सियासी भूचाल का संकेत है। इसी मसले पर सुप्रिया श्रीनेत ने आज ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है देखिए। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि अचानक से, जी हां अचानक से, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी रहे ओएसडी हिरेन जोशी, जिनके इशारों पर मीडिया ताथैया करता रहा, उन्हें एकदम से हटा दिया जाता है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का यकायक यानी इस्तीफा हो जाता है। सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में और इस्तीफे होंगे, लेकिन वो क्या चीज है जिस पर लीपापोती की जा रही है? भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। क्या इस देश को सच जानने का हक नहीं है? प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ तो गड़बड़ है, ये बात यहां कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। तो बड़े सियासी भूचाल का संकेत यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। इधर संसद में तो सरकार रोजाना घिर ही रही है। आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर डर के मारे प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। मोदी सरकार आखिर राहुल गांधी से क्यों डर रही है, ये राहुल गांधी ही आज संसद भवन में पूछ रहे थे। दरअसल व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो आ चुके हैं अभी से थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान, और भारत के प्रधानमंत्री उनके स्वागत में उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। तो व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर नेता प्रतिपक्ष से उनकी मुलाकात न होने पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आखिर क्या कारण है कि नेता प्रतिपक्ष को विदेश से आए हुए किसी नेता, किसी राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, इनसे मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, और यह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में हो रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो, या पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, उनसे पहले की सरकारें हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस लोकतंत्र में अब जो हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। राहुल गांधी को सुनिए। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं, तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। तो हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। बड़ा रिलेशन रशिया के साथ रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें।
ये ट्रेडिशन है सर राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। तो राहुल ने कहा है कि हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ सरकार प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसी मसले पर प्रियंका गांधी, मनोज झा जैसे नेताओं ने, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं और मनोज कुमार झा, प्रोफेसर मनोज कुमार झा आरजेडी के सांसद हैं, आप जानते हैं। और इन नेताओं ने भी राहुल गांधी की बात का समर्थन किया है। मनोज झा ने क्या कुछ कहा इसी मसले पर, आइए जरा उनको भी सुनिए। नहीं, ये राहुल गांधी क्यों कह रही हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं ना। जैसे सरकार चुनी जाती है ना, विपक्ष भी चुना जाता है। और देश के मानस के बारे में जानने के लिए तो अलग अलग पहलुओं, ये हमारी परंपरा भी रही थी। इस परंपरा को किसकी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है? तो किसकी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है, ये बात यहां पूछ रहे हैं साफ साफ सीधे शब्दों में मनोज कुमार झा। हालांकि इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। संबित पात्रा जी ने कहा है साफ साफ कि राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, देश का नाम बदनाम करते हैं, जब वो देश से बाहर जाते हैं तो और बदनामी करते हैं। ये सारी बातें घिसी पिटी बातें जो बीजेपी करती रही है, वही बात कह रहे हैं। यहां संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें कितना दम है? आखिर क्यों जब कोई राष्ट्राध्यक्ष विदेश का आता है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं मिलता? सुषमा स्वराज, मुझे याद है, नेता प्रतिपक्ष थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी और उधर बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष थी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज, जो अब नहीं है इस दुनिया में। वो तो सबसे मिला करती थी। मनमोहन सिंह की सरकार उनके लिए वो सारी सुविधाएं, मीटिंग सब अरेंज करती थी। आखिर नेता प्रतिपक्ष जब आज की तारीख में राहुल गांधी हैं तो उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? उन्हें पुतिन से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस बीच देखिए, ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ चुके हैं। ये प्लेन है, दिल्ली लैंड हो चुका है उनका जहाज, और इसी जहाज से अभी बाहर आने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इंतजार कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करने गए हैं और रशिया के उप प्रधानमंत्री पहले ही यहां आ चुके हैं, लेकिन सुबह आ चुके हैं। लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक लंबे अंतराल के बाद यहां पहुंच रहे हैं, इंडिया पहुंच रहे हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका नाराज है, यूरोप नाराज है, कई सारे देश नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं क्योंकि सबने रशिया को अलग थलग कर दिया है, यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण खासकर, लेकिन रूस के साथ भारत की दोस्ती, और उसमें भी इस वक्त जबकि ऑपरेशन सिंदूर में रूस का जो डिफेंस सिस्टम अपने पास है S-400, उसके कारण भारत को बहुत क्षति होने से बचाव मिला। यानी भारत ने अपने आप को बचाया, वही S-400 के कारण जो डिफेंस सिस्टम है, उस डिफेंस सिस्टम पे भी बात होनी है, बहुत सारी डिफेंस डील होनी है, बहुत कुछ होना है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात कि आखिर दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। तब राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष, यहां मामला, बात, नाम राहुल गांधी, जो जैसे अभी कह रहे थे यहां मनोज कुमार झा कि नाम से मत जाइए, आप पद देखिए। पद है नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष का नेता शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, और उनको आप मिलने नहीं दे रहे हैं। खैर, वहीं आज सोनिया गांधी ने भी अपनी बात रखी है। आज तो सोनिया गांधी तक ने मोदी सरकार से कहा है कि कुछ करिए जनाब। आपको बता दूं कि मामला दिल्ली के प्रदूषण का था, जिसमें लोगों की जान पर बन आई है। सोनिया गांधी ने क्या कहा, जरा उनकी जुबानी सुनिए। सोनिया गांधी की बात हम करेंगे। सोनिया गांधी ने साफ साफ यहां जो बातें कही हैं वो यही कि पॉल्यूशन, आपने देखा था कि कल सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा द हिंदू अखबार में, और उसमें भी पॉल्यूशन से लेकर कैसे पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको खराब कर रही है मोदी सरकार, कैसे वेस्टर्न घाट को यहां खराब किया जा रहा है, कैसे अरावली की पहाड़ियों को खराब किया जा रहा है, काटा जा रहा है और पॉल्यूशन को बढ़ाया जा रहा है। ये सारी बातें कल सोनिया गांधी ने अपने उस आर्टिकल में लिखा है। लेकिन सोनिया गांधी आज, जब कल भी पॉल्यूशन को लेकर लगभग 10:30 बजे प्रदर्शन हुआ
संसद परिसर में और आज भी प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद क्या कुछ कहा मीडिया से सोनिया गांधी ने, सुनिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, कुछ करिए। आप पॉल्यूशन पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, न इस पर चर्चा करवा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने मौसम का मजा लीजिए वाले बयान पर भी मोदी को जमकर फटकार लगाई है। प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा है कि जब यहां मौसम की बात होती है तो आप कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए, कि इसी मौसम का मजा लें। यहां 35-35 सिगरेट की तरह आप सिगरेट पीते हो ना पीते हो, लेकिन 35 सिगरेट्स के बराबर आप रोज यहां की हवा इनहेल कर रहे हैं। आखिर आपके फेफड़े, लंग्स कहां जा रहे हैं? यहां के बच्चे कैसे ग्रो करेंगे? सबकी उम्र लगभग 10 साल कम हो गई। मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं। आज ही दुनिया के बड़े अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर इसी खबर को छापा है। जब यहां व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कि कैसे दिल्ली एनसीआर जो है वो पॉल्यूशन की गिरफ्त में है। उसके बाद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। सुनिए जरा प्रियंका गांधी को। किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। तो एक तरफ इस्तीफों का दौर प्रधानमंत्री कार्यालय में, यानी जिसको अब कुछ और नाम दिया जा रहा है, मैं तो नाम भी भूल जा रहा हूं, कोई तीर्थ है, सेवा तीर्थ। तो सेवा तीर्थ में भेदिए की आहट। भेदिया आखिर कौन है? और कहा जा रहा है कि यहां से खबरें राहुल गांधी तक पहुंचाई जा रही थी, इसलिए यह सब हो रहा है। तो राहुल गांधी चतुर निकले या नरेंद्र मोदी चतुर निकले? आपके घर में कोई जासूसी करवा रहा है तो जो जासूसी करवा रहा है वही तो चतुर निकलेगा। जैसे एक चतुराई करने की कोशिश हुई थी, वही संचार ऐप के जरिए, संचार साथी ऐप आपके मोबाइल में डाल के सरकार चाहती थी कि आपकी जासूसी करवाए। आप और हम सब सचेत हो गए, सरकार के ऊपर डंडा चलाने लगे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो, और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। तो पीएमओ में आखिर कौन है भेदिया, कौन है जासूस? और किसी बड़े घोटाले का इशारा हो रहा है क्या? और दूसरी तरफ विपक्ष की घेराबंदी। क्या नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आने वाला है बड़ा भूचाल? आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक साथ कई इस्तीफे, आखिर क्यों? और राहुल ने क्यों कर दी है, कैसे कर दी है घेराबंदी? इन सब की चर्चा करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, शकील अख्तर जी हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं और पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप पांचों का स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। संसद भवन चले पहले। शकील जी, आपके जरिए चल क्या रहा? ये भेदिया कहां से आ गया? ये कौन है जासूस? राहुल गांधी के हाथ इतने लंबे हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार में, और मोदी साहब डरने लगे राहुल गांधी से। क्या मुलाकात होगी पुतिन साहब से? ये सवाल भी है बड़ा। लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए कि ये कौन है जो जासूसी करवा रहा है और क्यों डर रही है मोदी सरकार? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सारे मामले में पीएमओ चुप क्यों है? सारी बातें पीएमओ के ऊपर हो रही हैं। और दूसरा, खुद जो संदेह के घेरे में है, जिन पे सवाल उठ रहे हैं, वो हिरेन जोशी खामोश क्यों हैं? पहले खबर आई कि हिरेन जोशी को बाहर कर दिया गया। आज खबर फैलाई गई कि नहीं, हिरेन जोशी वहां बने हुए हैं। हिरेन जोशी ने कुछ लोगों से बात करी। तो ये जो है इतना बड़ा जो संदेह है, इस पे ऑफिशियली क्यों नहीं कुछ बोला जा रहा है? माफी चाहूंगा, एक बात यहां जोड़ना चाहता हूं शकील जी, माफी चाहूंगा, एक बात जोड़ना चाहता हूं आपकी बातों में ही, कि यहां अभी तक जितनी भी बातें आती हैं किसी का भी खंडन नहीं आ रहा है। सबसे आश्चर्यजनक है,
चाहे हिरेन जोशी का नाम कल ही लिया ना, अभी हम लोगों ने सुन लिया, कल ही पवन खेड़ा ने नाम लिया, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, पवन खेड़ा ने हिरेन जोशी का नाम लिया, कोई खंडन नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने इतनी बड़ी खबर सुखविंदर सिंह संधू के नाम से छापी, इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया, कोई खंडन नहीं। आखिर चल क्या रहा है, यही मैं आपके पास आना चाहता था। जी, ये परसों की खबर है जो हमने सबसे पहले दी थी संसद से हिरेन जोशी के बारे में। कल फिर पवन खेड़ा ने उसको बोला, तो 3 दिन हो गए आज, अभी तक ना कोई खंडन है ना कोई स्पष्टीकरण है। और ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, पीएमओ का मामला है। प्रधानमंत्री कार्यालय से ही पूरा देश संचालित होता है, तो वहां पे जो ओएसडी हैं उनकी स्थिति क्या है, वो है नहीं है, और नहीं है तो क्या क्या उनके ऊपर चार्जेस है, क्या वो प्रूफ हो गए हैं, क्या उन्हें हटा दिया गया है, क्या उनकी जांच हो रही है। सारी चीजों के अंतर्राष्ट्रीय सूत्र मिल रहे हैं, लिंक मिल रहे हैं, और आप कुछ बोल नहीं रहे। तो राजीव जी, बहुत ही गंभीर मामला है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हिरेन जोशी हैं, नवनीत सहगल हैं, ये तो क्या हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ऐसे ही हटाया गया। देश का उपराष्ट्रपति, संवैधानिक पोस्ट, उसका आज तक पता नहीं है क्यों हटाया गया, एक फेयरवेल तक नहीं दी गई। जो देश की पहली आईपीएस थी, महिला आईपीएस किरण बेदी, जो आज बोल रही हैं, वो गवर्नर बनाई गई, हटा दिया गया। देश के आर्मी चीफ रहे वीके सिंह, बड़े बड़े लोगों को इस सरकार में क्यों हटाया जाता है? ये कौन सी बात है? क्या जो राहुल ने कहा अपने बाइट में लास्ट में, इनसिक्योरिटी, क्या वो ये इनसिक्योरिटी है? क्या वो निर्णय न ले पाने की एक क्षमता और उसके कारण है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और अब सवाल सीधे मोदी जी पे आने लगे हैं। मोदी जी को जिन्होंने बनाया, उन आडवाणी जी को हटाया गया। जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद वो आज तक अपना गुनाह पूछते फिरते हैं कि भाई हमारी गलती क्या है जो हमें हटाया गया। तो ये सब जो पीएमओ में हो रहा है या प्रधानमंत्री जी क्या हो रहा है, तो ये सब क्या है? इसी का एक नतीजा है कि पुतिन साहब यहां आ रहे हैं, भारत के सबसे अच्छे दोस्त, और वो दोस्ती की बुनियाद कांग्रेस ने रखी। आज भी यहां पे चाणक्यपुरी में, नेहरू पार्क में लेनिन की एक आदमकद मूर्ति है जी। इसी दिल्ली में टॉलस्टॉय मार्ग है। और यहाँ पे जो है रूस के साथ, रूस के राष्ट्रपति आते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष को ये कहना पड़ रहा है कि उनको मना किया जा रहा है कि मुझसे मिले नहीं। आप देखिए क्या मजेदार बात है। अभी थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण सूत्रों के हवाले से जारी किया। उनकी तरफ से अनऑफिशियली बताया गया, तो उन्होंने कुछ नाम बताए कुछ विदेशी मेहमानों के कि जो यहाँ आए और जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं उनसे मिले। लेकिन उसमें कहीं यह नहीं कहा गया कि क्या पुतिन जी उनसे मिलेंगे, क्या राहुल गांधी की पुतिन से मुलाकात करवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है, पहले कौन आया, कौन मिल लिया। बहुत सारे लोग आते हैं, मिल लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इतने बड़े देश के राष्ट्रपति और वो राष्ट्र देश जिसके साथ भारत के सबसे अच्छे संबंध है। जी, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन को लेने पहुंचे हैं एयरपोर्ट पे। लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये देखते रहिए आप। लेकिन शकील जी, अपनी बात आप रखिए, आगे बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि कोई भी विदेश का नेता आता है और अपना एक परंपरा रही है, अपनी संवैधानिक परंपरा रही है कि नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात होती थी। आपने भी इतने इन विदेश से आए हुए मेहमानों को नजदीक से देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तमाम कार्यक्रमों को आपने कवर किया है शकील जी। ऐसा कभी होता था क्या कि नेता प्रतिपक्ष को आज कहना पड़ रहा है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है? ये हालत हो गई है। देखिए राजीव जी, इनसिक्योरिटी जो शब्द है वही सूत्र है, वही केंद्र है सारी चीजों का। एक वो टाइम था जब भारत के प्रधानमंत्रियों में आत्मविश्वास हुआ करता था, जो होना चाहिए। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री इनसिक्योर नहीं होगा कभी भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो यहां भी आ गए। ये कहां का उनको छुपाएंगे, कहां का आलोचना करेंगे। नेहरू जी ने
वाजपेयी जी को मिलवाया ऐसे ही किसी विदेशी मेहमान से और कहा ये हमारे युवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो मेहमान ने कहा कि साहब ये आपकी पार्टी के हैं? नेहरू का नहीं, विरोधी पार्टी के हैं। टैलेंट है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं। और यहां पे हाल क्या है कि यहां पे राहुल गांधी से मिलने को मना किया जाता है। और राहुल गांधी बता रहे हैं कि जब मैं विदेश में जाता हूं तो वहां भी मना किया जाता है। यहां तो यह हालत है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वाजपेयी को यूएन में पहुंचाया जाता था कि जाइए आप हमारी तरफ से बात करिए, और यहां राहुल खुद से जाते हैं तो मना कोई इनसे मिले नहीं। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बड़े बड़े इशू हैं, अभी बताया हिरेन जोशी का इशू, नवनीत सहगल का इशू, सारे इशू, पीएमओ चुप, प्रदूषण पीएमओ चुप, जो वहां पे ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि मैंने सीजफायर कराया, मोदी जी चुप। अभी ट्रंप कह रहे हैं कि इनसे तेल मत खरीदो, मोदी जी चुप। अभी इसके बाद ट्रंप क्या कहेंगे इस मुलाकात के बाद और क्या होगा, क्या मोदी जी जवाब दे पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो आज पूछा जा रहा है कि क्या मोदी जी और पुतिन जो है बैठ के साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? पुतिन तो प्रेस से बात करेंगे, पुतिन तो बोलेंगे, क्या मोदी जी उसमें शामिल होंगे? तो ये सारे सवालों का जवाब जो है ये राहुल गांधी को नहीं देना है, ये सारे सवालों का जवाब तो प्रधानमंत्री को देना है। दूसरी बात जो आपने बताया, आज प्रियंका की और सोनिया गांधी की बाइट बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज सुबह की शुरुआत जो है विपक्ष ने प्रदूषण के ऊपर प्रदर्शन के साथ की। प्रदूषण का हाल इतना बुरा हो रहा है कि सोनिया गांधी को खुद बोलना पड़ा कि हम बुजुर्गों को भी और नन्हे बच्चों को भी, और वही बात प्रियंका ने कही कि इन बुजुर्गों को भी देखिए आप। तो पार्लियामेंट के अंदर दूसरा एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं खाली, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी उससे मिलती है कि रुपए की हालत क्या है, उस देश की करेंसी की हालत क्या है। रुपया तो हमारा गिरता जा रहा है, कौन कह सकता है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है? जी तो राजीव जी एक लास्ट बात और कहेंगे, बस खत्म कर रहे हैं, कि ये रूस की बात है। आप हम सब लोगों से बात करा रहे हैं, रूस के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है? हम लोगों के बीच में आप ही सबसे बड़े रूस के विशेषज्ञ हैं। सिर पे लाल टोपी रूसी। कभी भारत का ऐसा सम्मान हुआ करता था कि रूसी लोग भारतीय गीत गाते थे, आपने तो खुद देखे होंगे और उनका गाना सुना होगा और साथ में गाए होंगे, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये रूस के साथ भी अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष को नहीं मिलने दिया जाए, कांग्रेस के नेता को नहीं मिलने दिया जाए, तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को अगर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से न मिलने दिया जाए, जो यहां हिंदुस्तान आ रहा है उससे न मिलने दिया जाए, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। और यह बात यहां राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, आज उनको सुना भी आपने। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके बीच आते हैं। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बात मल्टी डायमेंशनल है, लेकिन केंद्रित है कि आखिर पीएमओ में क्या चल रहा है और पीएमओ के बाहर नेता प्रतिपक्ष के साथ आखिर क्या गुल खिलाया जा रहा है, उन्हें क्यों रोका जा रहा है अपने काम से। सीधे शब्दों में शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है नेता प्रतिपक्ष, उन्हें क्यों दूर किया जा रहा है। ये सारे सवाल पूछे जाएंगे विदेश में भी। सारे सवाल जब विदेश के दौरे पे आप जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री जाएंगे, तब भी चर्चा में ये सारे सवाल आएंगे। लेकिन प्रशांत जी, आखिर कौन है भेदिया, कौन है जासूस जो बैठा है वहां और खबरें दे रहा है राहुल गांधी को? बात तो यही आ रही है कि राहुल गांधी तक वो पहुंच, राहुल गांधी की पहुंच वहां तक हो चुकी है और इसलिए खलबली मची हुई है मोदी सरकार के अंदर। रात को अचानक इस्तीफे। जी, जब ऐसा होता है राजीव जी, तो समझिए कि राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है। और नवनीत सहगल से शुरुआत करता हूँ। प्रसार भारती के सीईओ, बड़े धाकड़ आईएएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश काडर के, सभी मुख्यमंत्रियों के करीब रहे। रिटायर हुए तो उनको दिल्ली ले आया गया और उनको प्रसार भारती का सीईओ बनाया गया। प्रसार भारती जो दूरदर्शन, रेडियो सब चलाती है, उनका 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ था
और उनके इस्तीफे का जो रिलीविंग लेटर है वो क्या कहता है, विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से आपको रिलीव किया जाता है। और उसके बाद जो एक कस्टमरी एक जो रस्म अदायगी की लाइन होती है कि आपको अपने जीवन के लिए शुभकामनाएं, आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं और आपने अच्छा काम किया, वो रस्म अदायगी वाली लाइन भी नहीं थी। इतने बड़े अफसर को आप ऐसे हटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ जो है, दो चीजें समझ में आती है कि इसमें बहुत अर्जेंट है मामला, क्योंकि तुरंत प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकृत किया गया, और जो रस्म अदायगी भी जो है वो नहीं है। इसका मतलब है कि बदमज़गी भी है, कुछ है गंभीर मामला, ये सामान्य इस्तीफा नहीं है। उसके साथ आप देखिए कि एक हितेश जैन है, प्लानिंग वो उसमें थे, लॉ कमीशन में थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया कुछ दिन पहले, इनका ही हुआ। और चर्चा गर्म है हिरेन जोशी की, जो प्रधानमंत्री के बायां हाथ, अगर दायां बायां दोनों कहें तो एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ हिरेन जोशी, मीडिया मैनेजमेंट सारा, और नरेंद्र मोदी का पूरा जो खेल है, उनकी राजनीति है, वो मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट पे चलती है। हिरेन जोशी के बारे में कहा जाता है कि वो सभी गोदी मीडिया और अखबारों के संपादक हैं, वही तय करते हैं कि लाइन क्या होगी, डिबेट क्या होगा, गेस्ट कौन होगा, राहुल गांधी को कैसे घेरना है, विपक्ष को कैसे घेरना है, कब सोरोस को लाना है, कब पाकिस्तान को लाना है, वो सब लाइन वहीं से आती, जो उनके बारे में चर्चाएं हैं। और वो गुजरात से मोदी जी के साथ है, तो इतने करीबी आदमी के बारे में ये अगर अफवाहें उड़ रही हैं और ये बात आ रही है कि उनको हटाया गया, बाद में बात आई कि नहीं हटाया नहीं गया, एक वेबसाइट ने खबर छाप दी, वो वेबसाइट से खबर हटवाई गई, तो ये जो हो रहा है, उसके पहले इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी खबर आई कि इलेक्शन कमिश्नर संधू ने जो है वो नाराजगी जाहिर की थी SIR को लेकर। ये जब खबरें लीक होने लगे राजीव जी, PMO से, चुनाव आयोग से, ब्यूरोक्रेसी से, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द वाली ब्यूरोक्रेसी से, अगर खबरें लीक होने लगे तो इसका मतलब है कि सत्ता पर पकड़ कमजोर हो रही है। अब वहां पे ब्यूरोक्रेसी में कई सारी लॉबीज हैं, कई सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और वो कई सारी ग्रेविटीज हैं, कई गुरुत्वाकर्षण है जो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो सबसे बढ़िया समय किसका होता है? सबसे बढ़िया अच्छे दिन मीडिया के आ जाते हैं, उनको खबरें मिलती। लेकिन कुल मिला के राजीव जी ये है कि अभी स्पष्टीकरण नहीं है। खबर ये भी आई कि अश्विनी वैष्णव को चार्ज दे दिया गया है, उसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। तमाम बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं, और एक बेटिंग ऐप की भी चर्चा चल रही है कि उसका मामला है, जिसके बारे में पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। जी। तो एक बेटिंग ऐप के बारे में खल चल रही कि ये सब लोग मिल के एक बेटिंग ऐप का रैकेट चला रहे थे। ये भी खबरें हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं हैं। जब ऐसी चर्चा सरकार के बारे में आने लगे, खाऊंगा न खाने दूंगा वाले मामले में आने लगे, उनके बारे में आने लगे, उनकी नाक के नीचे जो अधिकारी काम कर रहा है, जो सबसे करीबी अधिकारी है, उसके बारे में आने लगे, और खबर लीक होने लगे, इसका मतलब है कि सत्ता में पकड़ जो है वो कमजोर हो रही है। कई सारी बातें अंदर आ रही हैं, और हम आने वाले दिनों में देखेंगे राजीव जी। ये संकेत जब आते हैं राजीव जी ना, जब बादल आते हैं तो बारिश भी हो जाती है। बिल्कुल, ये संकेत जब आ रहे हैं तो आप देखिएगा कि आगे बारिश भी होगी और चीजें और घटनाएं आएंगी। तो मीडिया हाउसेस के पत्रकारों के अच्छे दिन आने वाले हैं, उनको कई सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज मिलेंगी। और
जो राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया राजीव जी, नेता प्रतिपक्ष को, ये संसद की अवमानना है, भारत के पार्लियामेंट की अवमानना है। और पुतिन या रूस के और सोवियत संघ के जमाने से बड़े गाढ़े पारंपरिक रिश्ते हैं, जिसमें बहुत बड़ा लंबा अंतराल गांधी परिवार का ही है। बिल्कुल, जो चाहे नेहरू का मामला हो, चाहे इंदिरा गांधी का मामला हो, गांधी परिवार का ही मामला है। और खुद ये सरकार भी मान रही है, चाहे वो सूत्रों के हवाले से ही सही, कि हम ही ने इतने इतने लोगों से इनको मिलवाया, तो पुतिन को क्यों अलग कर दिया? पुतिन से क्या एहसास कमतरी आपको हो गई? तो उसका सबसे बड़ा देखिए होगा इसमें ये कि अब जो राहुल गांधी ने बोल दिया, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये सब बातें भी जाएंगी ना पुतिन तक। खबर तो चली गई, खबर तो विदेशी मीडिया को भी चली गई कि आपने नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाया। तो जिसको आप अगर वो मिल जाते तो क्या होता, फोटो खींचती, वो कुछ बात करते, एक इंटरप्रेटर के जरिए कुछ एक औपचारिक बातें होती, और उन औपचारिक बातों में राजीव जी आप जानते हैं, विदेश यात्राओं पे गए हैं आप कई सारे प्रधानमंत्रियों के साथ, उन विदेश यात्रियों क्या होता है, जो लाइन बोलनी है वो कोई कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं होती है। राहुल गांधी पुतिन से क्या बात करेंगे उसको सुप्रिया सुनील, पवन खेड़ा या जयराम रमेश ब्रीफ नहीं करेंगे राहुल गांधी को, नहीं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी ब्रीफ करेंगे। तो उसमें क्या हाजरा था, फोटो खींचती, बात होती औपचारिक 5-10 मिनट की, हाथ मिलाते चले जाते। लेकिन आपने खबर बना दी। लेकिन बड़ी खबर राजीव जी ये है कि अब वो किले के अंदर से धुआं उठता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या रंग लाता है ये धुआं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि किले के अंदर से ये धुआं उठता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट क्या है देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन पंकज जी, चल क्या रहा है? आपके पास शायद कुछ खबरें हो पंकज जी। पंकज जी हैं हमारे साथ? जी जी हाँ राजीव जी, एक तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम सब लोगों ने रूस के भारत के रिश्तों के बारे में पढ़ा है, देखा है। लेकिन आप हैं जो इतने लंबे समय तक रूस में रहकर इस बात को भली भांति जानते रहे हैं कि रूस से भारत के जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो पंडित नेहरू ने शुरू किए थे और इंदिरा गांधी ने प्रगाढ़ किए थे। और 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार की अमेरिका परस्त नीति के कारण एक बार रूस से हमारे रिश्तों में थोड़ी दूरी बनी थी। लेकिन जब माय फ्रेंड डोनाल्ड भी बेगाना हो गया तब हमको लौट के वहीं जाना पड़ा। और दुर्भाग्य से हमारे जितने बड़े कारखाने चल रहे हैं, जितने हमारे जो डिफेंस के प्रोजेक्ट थे, उसके अंदर रूस के साथ में हमारी इतनी लंबी साझेदारी थी कि उसको अलग नहीं किया जा सकता था। हमारे दर्शक जाने की राजीव जी, आज से कई दशक पहले रूस में अखबार निकाल लिया करते थे। वो उनकी पत्रकारिता की शुरुआत मान लीजिए रूस से ही हुई है। अब आते हैं हम, ये जो चंडू खाने में जो सब चल रहा है ना, देखिए क्या है कि हिरेन जोशी के बढ़ते हुए प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस के कई लोग बहुत तंग और परेशान थे। वो जो 40 थी G20 की, जिसके अंदर केवल राष्ट्र के प्रमुख बैठे थे, उसके अंदर इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ में मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी के बगल में इनका बैठना बहुत सारे लोगों को अखरा, जिसके अंदर कोई ब्यूरोक्रेट्स भी थे और कोई पॉलिटिशियंस भी थे। इनकी जो पोस्ट है ये डायरेक्टर कम्युनिकेशन पब्लिक कंसल्टेंट की पोस्ट है इनकी, जो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से देखें तो बहुत छोटी पोस्ट कहलाती है। लेकिन अकेले इन्होंने यही नहीं किया। 2014 में जब मोदी जी जापान जाने वाले थे तो जापान में एम्बेसी से इन्होंने कुछ कांटेक्ट किया था। वहां पर मोदी जी का जापानी में एक ट्वीट बनाया गया था। उसके बाद में ऐसा बाकायदा खुफिया सोर्सेस से खबरें आती रही कि हिरेन जोशी बहुत सारे विदेशी एम्बेसीज में, बहुत सारे विदेशी इलाकों में व्यक्तिगत संबंध बना रहे हैं और उसमें कई बिजनेस डील्स भी हुई हैं। और वो जो बिजनेस डील है अडानी के हितों के विपरीत भी हुई हैं।
ये बहुत अंदर की इस प्रकार की चर्चा है जिससे हिरेन जोशी टारगेट पे आएगा। क्योंकि क्या कि ये सरकार जो है, ये वो एक देवकीनंदन खत्री का उपन्यास था ना, जिसके अंदर साजिश के अंदर साजिश को किलो की साजिश थी, जो उस तरीके का है। अब क्या है कि यहां पर आप किसी को अलग नहीं कर सकते हैं, कौन क्या फाइल दबाए बैठा है। वो जो छोटी आंख वाले गणेश जी चाइना से नहीं मंगाने बोलने वाले, चाइना में जाके फिर से लेट गए। अब पता नहीं उनका ही सांसद है सुब्रमण्य स्वामी, उनका क्या कहना है। तो ऐसे बहुत सारी साजिशें, फाइलों में फाइलें, इस सरकार की कमियां हैं। और ये जो साजिशों के गट्ठे हैं ना, ये बहुत बड़े होते जा रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि यह सरकार कई बातों से घिरी हुई है, जिसके अंदर एक SIR भी है, दूसरा चुनावी अनियमितताएं हैं, तीसरा प्रदूषण है, चौथा डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की ऐतिहासिक हार है, बेरोजगारी है। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया था युवा रोजगारों के लिए, वो 20% भी लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया। आखिर सरकार क्यों असफल हो रही है? इतनी सारी मोर्चों पे हमारे जो पिछले 3 महीने का आर्थिक उठान है वो स्थिर पड़ा हुआ है। इन सब मामलों को गफलत में डाल के ये जितने ड्रामे खड़े किए जाते हैं ना, ये बड़े विलक्षण है इस मामले में। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि अचानक एक जोशी जी और सक्रिय हो गए, जिन जोशी जी की राजनीतिक हत्या मोदी जी ने की थी। चर्चा तो यह भी है कि कोई क्या महाराष्ट्र कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्या भी। ये जो साजिशों की सरकार है, ब्लैकमेलिंग की सरकार है। आपको एक चीज बताऊं, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जिसको वो क्या कहते हैं कि वो लड़कियां को भेजकर लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल किया जाता है। इतने अधिक केस इस सरकार के दौरान आए दोनों राज्यों में। इसके अंदर इतने बड़े नेता, अफसरों की सीढ़ियां हैं। ये सरकार इसी पर टिकी हुई है। किसकी सीढ़ी किसके पास है, किसके MMS किसके पास चल रहे हैं, किसके बिजनेस को किसने दबा रखा है, और ये सब चलता रहेगा तो ये अंतर विरोध इस तरीके का होता है। देखिए एक चीज जानिए, लोकतंत्र सरकार नैतिकता पे चलती है, भले ही अनैतिकता का बोलबाला हो। जब इस लोकतंत्र को, जिसको हम पावन मंदिर कहते हैं, उस लोकतंत्र को लगा कि इंदिरा जी कहीं अनैतिक हो रही है, उनको सड़क पे ला दिया था। उस समय चूंकि इतनी तकनीक नहीं थी, चुनाव इतने जटिल नहीं हुआ करते थे। इस समय तकनीक, जटिलता, पैसा, मैन पावर, मसल पावर और मनी पावर, 3 के बल पे यह सरकार जो टिकी हुई है, उसके कोलैप्स होने का सबसे बड़ा कारण होगा नैतिकता। आप याद करिए, ये देश है नैतिक लोगों के कारण चल रहा है। इसमें अफसर भी हैं, नेता भी हैं, आम लोग भी हैं। और ये नैतिकता का जो जोर होता है वो हमने देखा है। एक महात्मा गांधी था जो नैतिकता के जोर पे चल रहा था और सामने पूरी सरकारें थी। ये इस समय चरम पर है। पार्लियामेंट में आप फेस नहीं करना चाहते। आप सोचिए कि हमने दिल्ली को क्या बना दिया, और अकेले आप वायु की बात नहीं करें। दिल्ली की स्थिति है कि यहां पर आप जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर यूरेनियम की मात्रा इस लेवल पर है कि लोगों की बुद्धि कुंद हो रही है। यहां पर जो सब्जी बेचने आ रही है, उस सब्जी के अंदर पेस्टिसाइड इस लेवल पर है कि आप जिसको सब्जी बन के खा रहे हैं वो जहर बन के आपको हो रही है। यहाँ की जमीन में इतने स्तर पर जहर भर गया है कि यहाँ जो पैदा होगा या जो यहाँ पर चलेगा उसकी स्थिति नाजुक है। मैं अभी एक पदयात्रा में था पिछले हफ्ते जी। पदयात्रा कई बार क्या होता है, सरकार के दावों को खुलासा कर देती है। मैं कभी साझा करूंगा, मैंने निजामुद्दीन के पहले जो जंगपुरा के पास नाला है, जिसको नाला कह दिया, वारापुला ड्रेन थी, यानी एक नदी थी जो यमुना को साउथ से जोड़ती थी, उसकी दुर्गति के फोटो खींचे, रास्ते के कूड़े के फोटो देखे।
आपको एक पेड़ ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी पत्ती का रंग हरा रह गया है और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोगों की जान पे, यानी मैं कह सकता हूं क्या दिल्ली में इस समय इन्वायरमेंटल इमरजेंसी है और ये सरकार असफल है। केवल ठेके दे रही है कि नदी के किनारे हम साबरमती सरी का वो बना दें, इससे जमीन बेच दें या पानी चला दें। और ये जो असफलता है इसका मुख्य कारण है कि ये लोग अनैतिक हैं। विज्ञापनों के बल पर, सेठों के बल पर इन्होंने मीडिया पर जो कब्जा करके हकीकत को दिखाना बंद किया है। हिरन जोशी का प्रकरण अभी यहां नहीं रुकने वाला है। वो अकेले एक बेटिंग ऐप का मामला नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस शामिल हैं। और आपको एक चीज बता दूं, एक इतना बड़ा मामला यूपी में जो पकड़ा गया है उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। यूपी में जहर भरी कफ सिरप को बेचने के मामले में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का नाम आया, धनंजय सिंह का नाम तो आया ही आया है। उसमें तो यह था जो जायसवाल पकड़ा गया उसको एमएलसी बनाना चाहते थे। करोड़ों रुपए का लेन देन, अरबों रुपए का लेन देन उसके अंदर है। एक किस मंत्री को उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद के दी, ये सब ऑन रिकॉर्ड निकल रहा है। ये वो लोग हैं जो वो सुचिता और नैतिकता की बात करते हैं। इन सब पे पर्दा डालने के लिए बहुत सारे गॉसिप्स, पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज दिखाएंगे। आप देखेंगे रोज न्यूज में छपता है अभी ग्रेटर नोएडा का हवाई अड्डा शुरू होने वाला है, जेवर हवाई अड्डा। मैं अभी 3 दिन पहले देख के आया हूं, वहां पे अभी 1 साल कुछ नहीं होगा, कच्ची जमीन पड़ी हुई है। ये झूठ पे टिकी हुई सरकार है, अनैतिकता पे टिकी हुई सरकार है, जो केवल पूंजी और ताकत के बल पे लोगों को दबा रही है। लेकिन दबने की एक सीमा होती है, कोई भी चीज एक सीमा के बाद में, दबने के बाद में ब्लास्ट होती है। ये इस देश में होने वाला, आप याद रखिएगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ बता रहे थे। इस पे और कभी चर्चा करेंगे और इत्मीनान से, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें। और आखिर चल क्या रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो कुछ हो रहा है और जो बाहर हो रहा है, इन सब को अगर क्लब किया जाए, मीडिया अगर 2014 से पहले का रहता, प्रफुल्ल जी, अगर 2014 से पहले का मीडिया होता तो अभी आज की तारीख में विस्फोट हो चुका होता। खबरों का विस्फोट, मैं वो किसी बम ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा हूं और उसका हिमायती भी नहीं हूं, लेकिन खबरों के विस्फोट का हिमायती जरूर हूं। मीडिया के एक मीडिया पर्सन होने के नाते इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जैसे अभी कह रहे थे प्रशांत जी और उनसे पहले शकील जी कि खूब खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन खबरें निकल के आएँ और एक पूरा का पूरा एक मीडिया का धड़ा जो है वो उसको दबाने की कोशिश करे। इतनी सारी चीज़ें देखिए, 24 तारीख को हितेश जैन, जिनका जिक्र कर रहे थे प्रशांत जी, लॉ कमीशन से हटाए जाते हैं। 24 नवंबर की बात है और आज 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर है, खबर नहीं आती है अंदर। पहले तो हम लोग किसी भी मंत्रालय में चले जाते थे, आजकल तो कई मंत्रालयों में पीआईबी होने के बाद भी आप नहीं जा सकते, बंद कर दिया, तो बंद कर दिया गया है शकील जी। और इतना ही नहीं, पार्लियामेंट में परमानेंट कार्ड होल्ड करता हूं मैं। शकील जी को मैं बोलता हूं कि क्या मतलब है, जब पार्लियामेंट चलती है उस समय अलग से पास बनवाना हो तो फिर क्या मतलब है परमानेंट कार्ड होल्ड करने का। जब पार्लियामेंट चलेगी तभी तो आप जाएंगे, नहीं चल रही है तो वहां चाय पीने आप जाएंगे, वहां के अधिकारियों के साथ, गिने चुने लोगों के साथ, उनके साथ बाहर भी पी सकते हैं चाय, आप फोन पे बात भी कर सकते हैं। यह स्थिति हो गई है प्रफुल्ल जी। ऐसी स्थिति हमको, आपको, मीडिया के ऐसे लोगों को रोका जाता है। और ये सिर्फ मुझे रोका जा रहा है या आपको रोका जा रहा है, नहीं, गोदी मीडिया को और भी ज्यादा रोका जा रहा है। जान रहे हैं, वो जो इधर का नहीं हुआ उधर का भी नहीं होगा। हमारे साथ कम से कम ईमानदारी तो है, हमारी ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। पंकज जी कुछ जोड़ रहे हैं कि चलो ये कहीं तो लास्ट सेशन में सबको पिंजड़े में बंद कर दिया था, राहुल गांधी गए थे उनको निकालने। जी बिल्कुल, पिंजड़े में बंद कर दिया था उसको। बिल्कुल, तो ये तो हालत है। और रोज 2-4 होते हैं हमारे साथी शकील जी उसी पार्लियामेंट में, रोज 2-4 होते हैं। लेकिन यहां सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसको कितनी गंभीरता से देखना चाहिए। यह बात सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो उससे, या कोई नेता आ रहा है तो उससे। यह बहुत गंभीर बात है, गंभीर सवाल है प्रफुल्ल जी।
जी सभी को नमस्कार। देखिए कुल मिलाकर के जो भी है आपने जो बातें कही, ये बहुत बड़ी घटना इसलिए भी है कि हिटलर के यहाँ अगर गोबेल्स को अगर आघात लग जाए तो कितनी बड़ी घटना हो सकती है। उनके प्रचार मंत्री थे और तो इनका जो इस्तीफा हुआ है तो वो उसी माने स्तर की घटना है ये। और सिर्फ उनकी बात नहीं है ना, उसके साथ हिमानी सूद, नवनीत सहगल, इस डोमिनियन इफेक्ट्स हैं। जब एक ईंट गिरती है ना कतार में लगी हुई तो कई ईंटें एक साथ गिरने लगती है। डोमिनियन इफेक्ट्स इसको बोलते हैं। जो अब वो ठीक है कि वो तो होगा ही होगा। देखिए इस तरह के अगर हम इतिहास में जाएं तो पीएन हक्सर और पीएन धर हमको याद आ रहे थे। जरा सा वो हिले थे, कांग्रेस की चूलें हिल गई थी। ये वो मजबूत होते हैं। और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में तो अभी सरकार नहीं सर, डीप स्टेट का पूरा खेला है। इसको बिना डीप स्टेट का राजनीतिक नहीं, सत्ता में दखल इतना बढ़ गया है कि वही चला रहे हैं। अगर इनको हटाया गया, जोशी साहब को लाया गया था, वह भी डीप स्टेट। अगर हटाया गया है तो वह भी किसी दबाव में हटे हैं, और अगर फिर से आ गए हैं तो वह भी किसी दबाव में है। तो पूरे दबाव के साथ ये चीजें चल रही है, और उस दबाव का नतीजा भारतीय संदर्भ में अच्छा नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता मीडिया सेल पवन खेरा जी ने इस बात का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ घंटा पहले ही कर दिया था, उनका नाम लेकर के कहना शुरू कर दिया था। कई पत्रकारों के बीच में यह खबर भी आ गई थी। ये लीक एक जगह से नहीं हुआ है कि वहां पर जाकर के आप कर देंगे। ये एकदम कई जगह पर फटा है, और कई जगह तो बहुत पहले से हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो किताब भी लिखने की कोशिश की, और उसमें उन्होंने उसका चैप्टर भी जोड़ा इनके कारनामों का। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। कांग्रेस ने इसको तो तब तक इंतजार किया जब तक इस मामले में कोई ठोस संकेत उनको नहीं मिल गया। और अब तो खुद वहां से आ रहा है, जो इसके जो चिल्ला रहे हैं उनकी चीख से ही पता चल रहा है कि उन पर क्या बीत रही है। तो ये आ रहे हैं। अभी महादेव ऐप की बात हो रही है, तो जिस समय में छत्तीसगढ़ में इसका मामला, आप बेहतर जानते हैं छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से बेटिंग ऐप का मामला चल रहा था, उस समय में तो ये दुबई में उन्होंने कई बार एफआईआर किया, कई बातें लिखी, कई बात सरकार को बताई, भूपेश बघेल जब वहां पर मुख्यमंत्री थे तब, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तो बेचारे मुख्यमंत्री थे, उनके पास कहाँ इतना इंटेलिजेंस और कहाँ इतनी चीजें। वो लिख रहे थे कि इसका मास्टरमाइंड दुबई में बैठा हुआ है। अब पीएमओ को लिख रहे थे, सरकार को लिख रहे थे, और सरकार मुस्कुरा रही थी। खैर दुबई में नहीं बैठा है, बैठा है हमारी गोद में, हमारी गोद का आदमी वहां बैठा है। तो ये जो चीजें थी उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनका छापा हो गया, और किस प्रकार चुनाव के नतीजे उनका बेटा भी जेल में है, भूपेश बघेल का बेटा जेल में है इसी मामले में। जी, वो जेल में भी है, और उनको लगातार बदनाम किया गया। और अब देखिए कि मामला कहाँ है। तो असल में क्या है कि ये पूरा का पूरा डीप स्टेट चला रहा है। पूरी सरकार को उसका दखल इतना जबरदस्त बढ़ गया है। वो कभी आरएसएस के माध्यम से कह लीजिए, कभी क्या आरएसएस का तो दखल है ही, उसी की छाया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हम कैसे इस्तेमाल करें। अभी पंकज सर कह रहे थे, तो वो जिस एक उपन्यास की चर्चा कर रहे थे, शायद इशारा कर रहे थे, चंद्रकांता संतति शायद उसका नाम है, और देवकी नंदन खत्री उसके लेखक हैं। जो मर जाता है और फिर जिंदा हो जाता है, जो जिंदा हो गया उसको कुछ दिन के बाद फिर मरा, और क्या भूतनाथ और कौन। तो इनको जिस समय में इस देश में रामायण चल रहा था, उसी आसपास में यह भी चल रहा था। और आप जानते हैं कि प्रेमचंद का नाम लेना यहाँ इसलिए जरूरी है कि प्रेमचंद हमारे वो साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने खत्री जी के, देवकी नंदन खत्री के, चंद्रकांता संतति के द्वारा फैलाई जा रही मिथ्या संस्कृति और जो है सो कॉन्स्पिरेसी कथाओं को लोक चित्त में बसाने की जो सांस्कृतिक कोशिश हो रही थी, इसके विरोध में उन्होंने कहा था कि तिलस्म और अय्यारी की कथाएं सुनना बंद कीजिए, और उन्होंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की प्रेमचंद ने। जिस दिन चंद्रकांता संतति की लोकप्रियता बढ़ गई और प्रेमचंद के पाठक कम होते गए, सरकार ने पिछली बार भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो पहला आघात प्रेमचंद पर ही लगा था। कौन दूसरी एक लेखिका को ले आए थे प्रेमचंद को हटा करके, पंकज जी बताएंगे उनका नाम, शायद मृदुला नाम होगा, मुझे स्मरण नहीं इसमें मैं, लेकिन उनको प्रेमचंद को कोर्स से हटाया गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको हर वो चीज
नहीं सोती है, जो स्वाभाविक तरीके से है। ये रहस्य और कंस्पिरेसी कथाओं, कथा के भीतर कथा, इसके भीतर वो, ये जुगाड़ वाले लोग हैं, ये जुगाड़ से चलते हैं, व्यवस्था से नहीं चलते हैं। जुगाड़ से हमारे मताधिकार का अपहरण हो गया, ऑफिशियल किडनैपिंग, अरेस्टिंग हो गई, हमारे मतदाताओं की डिजिटल अरेस्टिंग हो रही है और उनको रोक लिया गया। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई हो रही है, अभी भी चल रही है, कोई ना कोई फैसला आएगा ही। अब इनिशियो एनोमली उसमें है कि आप कैसे गवर्नमेंट इन कंटिन्यूटी तो चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट को क्रिएट करने वाली जो ताकत है उसको आप डिसकंटिन्यू कर दे रहे हैं, उसको आप संदेहास्पद कर दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? संविधान से प्राप्त कोई भी स्वायत्तता संविधान को नहीं रौंद सकती है, उससे निर्गत कोई भी ताकत, संवैधानिक ताकत से संविधान को रौंदा नहीं जा सकता है, चाहे वो 368 हो या कुछ और हो। अभी तो बहस 324 अनुच्छेद आर्टिकल 324 और 327 पर कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े वकील लगे हुए देखे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो पॉपुलिज्म और जो ऑटोरिज्म है, इन लोगों का जो आत्ममुक्तावाद है, ये समझते हैं कि दुनिया उतनी ही दूर है जितनी दूर दुनिया दिखती है। रघुवीर शाह ने कहा था कि राजा तब मरता है जब उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके सिंहासन की चौहद्दी उतनी ही दूर है जितनी दूर उसके सिंहासन के पाए जितनी जगह घेरते हैं, उतनी ही दूर अगर उसका कार्य क्षेत्र है तब राजा की, ये शासक की स्थिति खराब होती है। ये समझते हैं कि पीएमओ ही देश है, पीएमओ देश नहीं है, देश बहुत बड़ा है। और इस डीप स्टेट के मामले में जिस प्रकार से आप शासन कर रहे हैं, आप अपने ही भार से इसको खुलेंगे। और हर शासन व्यवस्था में ये बात होती है। अब रही हम लोगों की बात कि हम लोग इसका विश्लेषण करें, तो हम लोग को मुद्दे मिलेंगे, विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस ने इसको उठाया है अपने तरीके से, और राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, एन मौके पर कही है, उसके कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने जो सबसे कीवर्ड कहा, उन्होंने कहा अदर साइड। ये अदर साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सरकार है ये अदर साइड में विश्वास ही नहीं करती है, ये सिंगल साइड में विश्वास करती है। ये शोले फिल्म के विजय, क्या नाम है, धीरू, जय और वीरू, हाँ, जय और वीरू के सिक्के की तरह राजनीति को समझती है, जिसके दोनों पृष्ठ पर, दोनों तरफ एक ही बात लिखी होती है। ये ऐसे सिक्के की बात कर रहे हैं जहां अदर साइड होता ही नहीं है, बी और टेल्स बी दोनों जी और बोलते हैं इसलिए इनकी जीत होती है। राहुल गांधी ने इस बात का ऐसा किया है कि पुतिन जी के लिए खबर तो जाएगी ही, के लिए अदर साइड को भी जानना जरूरी है। अब उनके पास अपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं, कैसे बातें होंगी कि नहीं होंगी, ये तो वो बेहतर जाने। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का रिपब्लिकन से अधिक नजदीकी इनकी पार्टी की विचारधारात्मक हो सकती है, उसी प्रकार कांग्रेस की नजदीकी, मतलब पुतिन की नजदीकी उनसे डेमोक्रेट से अधिक हो सकती है, तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से अधिक हो सकती है। इसकी अधिक राजनीतिक अनुकूलता है, रिपब्लिकन से नहीं। अगर वहां पर रिपब्लिकन और उनका द्वंद्व है तो यहाँ उनके साथ ही नरेंद्र मोदी भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, ऐसी मेरी प्रतीति है। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। मैं दावे के साथ मैं मुहर लगाता हूं आपकी बातों पे। सर, आप सही कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं सही क्योंकि 2014 से और ये 2025 से 11 साल हो गए। 11 साल में रूस ने बहुत कुछ झेला है, नरेंद्र मोदी की बहुत सारी चीजें झेली हैं रूस ने। और जिस ढंग से भारत ने अपने रक्षा बजट को बांट दिया, जो रूस की तरफ मैक्सिमम था, रक्षा बजट को जिस ढंग से बांटा, उससे रूस काफी नाराज है, नाराजगी है रूस की। ये अलग चीज है कि आज की तारीख में भारत को, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को रशिया नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ 50% लगा दिए, तब उनको रशिया नजर आ रहा है। रूस को भी भारत की जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि तेल, बाकी चीजें, बहुत कुछ है। एक सामरिक और उसके साथ साथ पारंपरिक, सांस्कृतिक, हर ढंग से रूस और भारत एक साथ रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू के सामने दो चीजें थी, या तो आप अमेरिका की तरफ जाइए या रूस की, सोवियत संघ की तरफ जाइए। सोवियत संघ की तरफ गए, अपनी बहन को पहला एम्बेसडर बना के भेजा, याद होगा आपको। जी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो
तो ये इतिहास है और उसी परंपरा को आज भी गांधी, अगर पुतिन आए हैं तो वहां यह कहा जाता होगा कि गांधी नेहरू के देश में जा रहे हैं हम। पुतिन और उनके चाहने वाले ये नहीं कहते हैं, आज ही सुबह मेरी बात हो रही थी रशिया, तो वहां ये नहीं कहते हैं कि नहीं जी हम यहां किसी और के देश में जा रहे हैं, वहां यही कहते हैं हम गांधी नेहरू के देश में जा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है रशिया के बारे में, रूस और भारत के संबंधों को अगर देखा जाए तो यहां पर राहुल गांधी की बातें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग ढंग से सामने आती हैं। राहुल गांधी की बातें जो हैं वो रूस के जन जन तक पहुंचती हैं। गांधी नेहरू की बात आती है तो राहुल गांधी से पहले राजीव गांधी, और आपको बता दूं कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी 21 मई 1991 को, और 5 मई 1991 को राजीव गांधी गए थे मॉस्को। उन्होंने एक पौधा वहां रोपा था, और ये चूंकि मैं आंखों देखी उस समय मैं था वहां और उसका गवाह रहा हूं मैं। लेकिन उसके बाद चाहे वो हो, चाहे उनसे पहले इंदिरा गांधी हो, उनसे पहले की सरकार और खासकर जवाहरलाल नेहरू हो, तो रूस की और भारत की एक पारंपरिक एक रिलेशन रहा है दोनों के बीच, और वो परंपरा आज भी है, कायम है। बीच में नरेंद्र मोदी ने उसे तोड़ दिया था, डाइवर्ट कर दिए थे वो, और उसके बाद अब रूस तो है ही, जहां था वहां है, लेकिन रूस ने इस बीच किया क्या? रूस जो कतई पाकिस्तान की तरफ नहीं देखता था, पाकिस्तान की तरफ देखने लगा। और यही सबसे बड़ी कमजोरी नरेंद्र मोदी सरकार की है कि रूस को पाकिस्तान के खेमे में भी जाने दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। बहुत कुछ है रूस भारत संबंध पे, अगर हम बात करेंगे तो बहुत गंभीर बातें होंगी। प्रफुल्ल जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आता हूं अमलेंदु जी के पास। आपने तो सारी बातें लगभग कही थी। मुझे सिर्फ एक लाइन कहना है कि इंटरनेशनली भी फेडरल डेमोक्रेट्स जो है, जो कांग्रेस है, फेडरल डेमोक्रेट्स सोशल डेमोक्रेट्स के अधिक करीब होते हैं, स्वाभाविक है। ये रिपब्लिकन उनके माफ नहीं करते। सारी समस्याएं रिपब्लिकन की खड़ी की हुई है रूस में और रशिया के साथ और उनके संबंध में, यहाँ तक कि रशिया के विघटन में भी उनकी रिपब्लिकन की भूमिका है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। इसीलिए जब राहुल गांधी अदर साइड बोल रहे हैं, इट्स ए बिग टर्म, इट्स ए बिग टर्म टू बी डिकोड सर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वो ज़माना भी सबको पता ही होगा जब सोवियत संघ, कोल्ड वार का समय था, वो सोवियत संघ और उधर अमेरिका, और किस ढंग से गोर्बाचोव के साथ रिलेशंस अमेरिका के बढ़े थे। उन तमाम चीज़ों को सोवियत संघ का विघटन और 1992 में हुआ दिसंबर का महीना। लेकिन ये सब अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर जियो पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्ट रखते हैं तो, इन सब चीज़ों को, और कैसे क्यों विघटन करवाया गया, क्यों तोड़ा गया सोवियत संघ को, ये सब कुछ आपके सामने है, इतिहास के पन्नों में आप खंगाल सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है कि राहुल गांधी अदर साइड की जो बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी अगर नहीं मिलते हैं पुतिन से, सरकार को चाहिए कि राहुल गांधी की मुलाकात करवाएं पुतिन से, ये होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल पाते हैं तो क्या मैसेज जाने वाला है, इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी, और फिर समय चूंकि ज्यादा अब नहीं बचा है, फिर आप सबके पास आता हूं। इसका क्या मैसेज जाएगा, क्या पैगाम जाएगा अगर राहुल गांधी की मुलाकात नहीं करवाती है सरकार? बात राहुल गांधी की नहीं है, बात नेता प्रतिपक्ष की है, और रूस के राष्ट्रपति से अगर मुलाकात नहीं होती है तो क्या मैसेज जा सकता है, जाएगा क्या? अमलेंदु जी देखिए, एक तो राजीव जी राहुल गांधी इस बात के मोहताज नहीं है कि मोदी जी पुतिन से उनकी मुलाकात करवाएं। राहुल गांधी जब चाहेंगे तब पुतिन से मुलाकात हो जाएगी, मॉस्को में भी हो जाएगी। तो राहुल गांधी का वो एक लीगेसी है, नरेंद्र मोदी को उस लीगेसी को प्राप्त करने के लिए 170 जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन जो सरकार का दायित्व है, सरकार उसको पूरा क्यों नहीं कर रही? बात इस बात की है, मसला यहाँ पे है। मसला ये नहीं है कि राहुल गांधी जो मिलने के लिए उतावले हैं पुतिन से कि साहब पुतिन से मुलाकात हो जाए। बात ये कि एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का पालन ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? आखिर ये सरकार या मोदी जी राहुल गांधी से इतने डरते क्यों हैं? अब बीजेपी तो कह दिया कि साहब राहुल गांधी चूंकि विदेश में जाके भारत की बुराई करते हैं तो इसलिए नहीं मिलने दे रहे हम। ये बयान आ गया बीजेपी के कई नेताओं का। तो भाई अगर ये मसला है तो फिर मोदी तो बहुत बुराई कर चुके हैं भारत की, तो मोदी जी को तो बाहर जाने ही नहीं दिया है, किसी से मिलने ही नहीं दिया है, विदेश में कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल आए। तो राजीव जी, इसका संदेश पूरी दुनिया में एक बहुत खराब जाएगा
कि सरकार जो है वो किस तरीके से अपने विपक्ष से डरी हुई है। और वैसे ही राजीव जी यहाँ की जो चुनावी प्रक्रिया है वो इस समय पूरी दुनिया में जेर बहस है कि किस तरीके से वोट चोरियां की जा रही हैं। जो आरोप हैं ये राजीव जी सारी दुनिया में छप रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही नारे लग रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे अगर संसद में लगते हैं राजीव जी, वो पूरी दुनिया उसको पढ़ती है कि भारत की संसद में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। तो यानी जो संसद के अंदर नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ये सरकार उस पर मोहर लगा रही है। फिर अगर आप राहुल गांधी को मिलने से रोकते हैं, पुतिन को, राहुल गांधी नहीं बल्कि मैं कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को, अगर आप नेता प्रतिपक्ष को अगर आप विदेशी जो मेहमान आ रहा है उससे मिलने से रोकते हैं, इसका मतलब यह है कि जो संसद में नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो इसका मतलब वोट चोरी का मामला है। कुछ भयभीत है बहुत ज्यादा सरकार जो है, प्रधानमंत्री भयभीत है, ये राजीव जी समझा सकता है। हालांकि आपको याद होगा कि जब शेख हसीना जो थी वो प्रधानमंत्री थी और वहां कूप नहीं हुआ था बांग्लादेश में, उससे पहले आई थी भारत प्रधानमंत्री की हैसियत से, तो वो खुद जाकर जो थी वो सोनिया जी से और राहुल गांधी से वगैरह सबसे उनके घर गई थी, उनसे जाकर मिली थी। तो ये एक लीगेसी है उस परिवार की। तो ये वो जो जिन लोगों के संबंध रहे हैं वो आकर मिला करते हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर भी मिला करते हैं और सरकार के रोकने के बावजूद मिला करते हैं। लेकिन बात यहाँ यही पैदा होती है कि आखिर मोदी जी इतने घबराए हुए क्यों हैं। भाई ठीक है, आप बचपन में मगरमच्छ पकड़ा करते थे ट्रंप के साथ, बहुत अच्छी बात है। बराक ओबामा के साथ आपकी तू तड़ाक की दोस्ती थी, दोनों आप जो है कंचे खेला करते थे क्लास में बैठकर, बहुत अच्छी बात है। शी जिनपिंग के साथ आप बड़नगर में जो थे वो चाय बेचा करते थे, बहुत अच्छी बात है। होगी आपकी इतनी पक्की दोस्ती, क्योंकि आप तो बहुत नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, ये सारे कर्तव्य आप करते रहे बचपन में, कुछ भी कर तो भाई आप वो कर्तव्य करते रहिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता उन कर्तव्यों से। सवाल ये कि आपके उन कर्तव्यों से क्या भारत का कोई फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। जैसा कि राजीव जी अभी प्रफुल्ल जी ने कहा और आपने उसको पूरा विस्तार दिया कि नरेंद्र मोदी की हरकतों से जो गले पड़ने की जो है किस तरीके से भारत का जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। रूस राजीव जी हम लोगों का वो सहयोगी है, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत पर हमला करने के लिए आ चुका था तब रूस की हमको मदद मिली थी और 7वें बेड़े को वापस जाना पड़ा था। ये वो ताकत थी नेहरू गांधी परिवार की और रूस के साथ दोस्ती की, ये वो ताकत थी। आज क्या है कि पहलगाम में हमला हो जाता है और जिन पुतिन के लिए आप बाछे बिछाए फिर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं आप हवाई अड्डे पर रिसीव करने के लिए, वो रूस भी राजीव जी हमारे समर्थन में बयान जारी नहीं करता है, पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है। तो ये आपकी 11 वर्षों की गले पड़ने की राजनीति का नतीजा है। तो नरेंद्र मोदी ने कितना नुकसान राजीव जी भारत का किया इन 11 वर्षों में। आप गले पड़ के कुछ भी करते रहिए, आप अपने मित्र को साथ ले आए, उसको आप ठेके पट्टे दिलवा सकते हैं, लेकिन भारत का आपने जो है कूटनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर दोनों तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान किया है। और इसके राजीव जी आर्थिक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। डॉलर अगर आज 90 रुपए को पार कर रहा है तो ये ऐसी नहीं पार हो गया। इसके लिए मोदी जी ने 18 घंटे गले पड़ने के लिए बड़ी मेहनत की है, तब जाकर जो डॉलर जो 90 रुपया पे पहुंचा है। तो इसके लिए मोदी जी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने सब किया है। लेकिन राजीव जी कुल मिलाकर यही है कि सरकार को इन ओछी हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि विदेश नीति जो है किसी सरकार की नहीं होती है, विदेश नीति देश की होती है। और जब देश की विदेश नीति होती है तो उस विदेश नीति को तय करने में सत्ता पक्ष, विपक्ष और सिविल सोसाइटी सबकी एक भूमिका होती है। और ये देखा जाता है कि हमारे किस देश के साथ किस तरीके के संबंध हैं, किस तरीके के राजनीतिक संबंध हैं, किस तरीके के हमारे आर्थिक और सामाजिक संबंध हैं और किस तरीके के हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। रूस के साथ राजीव जी हमारा बरसों पुराना सांस्कृतिक संबंध भी हर तरीके से। तो ये सब चीजें देखना पड़ता है। तो सरकार ये जो एक बात और जोड़ लीजिए, इसमें एक बात और जोड़ लीजिए, जो आप अभी आर्थिक बात कर रहे हैं, रूस और दूसरा ईरान, ये दो ऐसे देश रहे हैं भारत के साथ जिनका ट्रेड जो है वो डॉलर में नहीं होता था, डायरेक्ट होता था। आज भी जो है वो खरीदी डायरेक्ट अपनी करेंसी में से होता था। रूबल, रशिया का की करेंसी रूबल है, हिंदुस्तान की करेंसी रुपया है। इसमें आपको डॉलर चेंज करके या यहाँ रुपए में, जो अभी 90 रुपए से ज्यादा हो गया ना, 90 रुपए 28 पैसे, बिल्कुल जिसको 45 रुपए कर रहे थे साहब। मतलब शर्म आनी चाहिए कि रुपए की कीमत दुनिया में, कल ही प्रशांत जी कह रहे थे, दुनिया में डॉलर की कीमत भी गिरी है, लेकिन यहां तो रुपया गिर रहा है। अगर डॉलर गिरा होता तो रुपया मजबूत होता, यहां रुपया गिर रहा है और इसको संभालते संभल नहीं रहा है। जल्दी शतक, सेंचुरी बनाएगा रुपया। लेकिन आज भी रूस के साथ
आप जो तेल सस्ता खरीद पाए तो वही रूपी रूबल ट्रेड के कारण खरीद पाए। आप कन्वर्ट कीजिए जरा रुपए में, 90 रुपए, और खरीदने जाएंगे तो 90 नहीं 92 रुपए में मिलेगा आपको, 93 रुपए देने पड़ेंगे $1 के। और उसके बाद आप प्रति डॉलर प्रति बैरल जरा कन्वर्ट करके देखिए तो फिर यहां पेट्रोल डीजल की कीमत क्या होती है, या कुछ भी दूसरी चीज लीजिए आप तो उसकी कीमत क्या होती है। फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत कुछ है, रशिया से बहुत कुछ इंपोर्ट होता है और हिंदुस्तान से बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता रहा रूस को, सोवियत संघ को। तो इसलिए इस ट्रेड को भी समझना होगा। और ये बातें उस समय अंधभक्ति, अमेरिका की अंधभक्ति में आंख पे अमेरिका की पट्टी बांधकर सब कुछ हमने छोड़ दिया था। अब अच्छा है कि याद आ रहा है, रशिया और पुतिन यहां हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि गुजरात के व्यापारी क्या करते हैं। चलिए खैर, आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। फायदा तो गुजरात का ही होना है, गुजरात में ही तो सब कुछ है। अब क्या पता कि 2029 के बाद दिल्ली, राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है तो हम अहमदाबाद को राजधानी बना दें। 29 में ऐसे भी, 30 में ऐसे भी कॉमनवेल्थ गेम्स होना है अहमदाबाद में, तो हो सकता है। लेकिन शकील जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष कर क्या रहा है, क्या है अंदर खाने? राहुल गांधी ने तो आज सबसे बड़ी बात कह दी। उन्होंने इनसिक्योरिटी की बात कह के मोदी जी को पूरी तरह हिला दिया और ये पहले से बता दिया कि मुझे उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ 2 दिन का प्रोग्राम है पुतिन का, कल शाम को वापसी है, कल ही वापस चले जाएंगे वो। और अभी तक के प्रोग्राम में कहीं पे भी नेता प्रतिपक्ष से मिलने का इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कांग्रेस तो पूरी तरह हमलावर है। बीजेपी ने ये सोचा था कि SIR पर बात करवा के, चाहे नाम कुछ भी रख ले वो, चुनाव सुधार, कांग्रेस को, विपक्ष को शांत कर देंगे, मगर वो नहीं हुआ। कल उसने लेबर लॉ के खिलाफ प्रदर्शन किया था, आज पॉल्यूशन के ऊपर किया उसने। तो लगातार कांग्रेस तो लड़ रही है। दूसरा एक बात बता दें, हम वो रह जाएगी बीच में, अभी जो प्रफुल्ल जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, प्रफुल्ल जी, वो मृदुला सिन्हा को कोर्स में शामिल किया गया था। प्रफुल्ल जी को ले आइए जरा स्क्रीन पे ले आइए प्रफुल्ल जी को। हाँ जी, कोई बात जी, जी। प्रफुल्ल जी, वो मृदुला सिन्हा को शामिल किया गया था। लोग आमतौर पर मृदुला गर्ग समझ लेते हैं, तो मृदुला सिन्हा है, थी, अब चली गई, वो नहीं रही, और बीजेपी की नेता रही हैं, वो राज्यपाल भी रही हैं वो। और हमें अच्छी तरह याद है कि इस सवाल को सरला माहेश्वरी ने राज्यसभा में उठाया था